कल्पना कीजिए एक देश जिसे अभी अभी आज़ादी मिली है। भविष्य एक कोरे कैनवस जैसा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस कैनवस पर कौन सी तस्वीर बनाई जाए। देश को आर्थिक रूप से मजबूत कैसे करें और करोड़ों लोगों के लिए सामाजिक न्याय कैसे लेकर आएं। आज़ाद भारत के सामने यही सबसे बड़ा सपना और सबसे बड़ी चुनौती थी। और ये सिर्फ किताबी सवाल नहीं थे, ये उन करोड़ों लोगों की उम्मीदों का सवाल था जो सदियों की गुलामी के बाद पहली बार अपने भविष्य के मालिक बने थे। हर फैसले के पीछे एक गहरी राजनीति थी। सवाल ये था कि विकास का फायदा किसे मिलेगा, कौन से इलाके आगे बढ़ेंगे और क्या विकास सिर्फ कुछ लोगों की तिजोरी भरेगा या समाज के हर तबके तक पहुंचेगा। आज की हमारी चर्चा इसी दौर पर केंद्रित है, नियोजित विकास की राजनीति। हम उन शुरुआती बहसों, योजनाओं और संघर्षों की गहराई में उतरेंगे जिन्होंने भारत की आर्थिक दिशा तय की। हमारे पास जो स्रोत हैं वे राजनीति विज्ञान की एक पाठ्यपुस्तक के अंश हैं जो हमें उस समय के विचारों और घटनाओं का एक साफ खाका देते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आज़ाद भारत ने अपने आर्थिक भविष्य का रास्ता कैसे चुना। बिल्कुल। और इस यात्रा की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी दुविधा से। एक चौराहे पर खड़े भारत को तय करना था कि उसे किस रास्ते पर जाना है। हाँ, तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, विकास का मॉडल क्या हो। दुनिया में उस समय दो बड़े सुपर हाईवे थे। एक था पश्चिमी देशों का उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, जहां सब कुछ बाजार पर छोड़ दिया जाता था, और दूसरा था सोवियत संघ का समाजवादी मॉडल, जहां सरकार ही सब कुछ कंट्रोल करती थी। और यहाँ भारत ने जो किया वो बहुत दिलचस्प है। भारत ने किसी एक मॉडल को आंख बंद करके कॉपी नहीं किया, लेकिन एक बात पर लगभग सब सहमत थे, चाहे वो वामपंथी हो या दक्षिणपंथी। विकास को सिर्फ बाजार या निजी क्षेत्र के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार को एक बड़ी और मजबूत भूमिका निभानी ही होगी। एक मिनट, ये बात थोड़ी अजीब नहीं है? आमतौर पर हम सोचते हैं कि बड़े उद्योगपति, कैपिटलिस्ट लोग, वो तो सरकार से कहते हैं हमसे दूर रहो, हमें आज़ादी से काम करने दो। लेकिन हमारे स्रोत बता रहे हैं कि भारत में कहानी उल्टी थी। बिल्कुल। देश के सबसे बड़े पूंजीपति ही सरकार से कह रहे थे कि आप आकर अर्थव्यवस्था को चलाइए। पर ऐसा क्यों था? ये उस दौर की सबसे दिलचस्प पहेली है। वजह सीधी थी। उद्योगपतियों को पता था कि आजाद भारत के पास निजी तौर पर इतना पैसा या इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं कि वो रातों रात स्टील प्लांट, विशाल बांध और सड़कें बना सकें। उन्हें एक मजबूत सरकार की जरूरत थी जो ये भारी भरकम काम करे, ताकि उनके अपने उद्योगों के लिए एक मजबूत नींव तैयार हो सके। वाह, मतलब सरकार उनके लिए मैदान तैयार करे ताकि वो उस पर खेल सके। इसी सोच के चलते 1944 में बॉम्बे प्लान आया, जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में है। बिल्कुल। उद्योगपतियों के एक समूह ने यह प्लान तैयार किया और सरकार से औद्योगिक और दूसरे आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाने की मांग की। तो आप समझ सकती हैं कि सरकार के केंद्रीय भूमिका को लेकर एक जबरदस्त सहमति थी। और इसी सहमति के आधार पर भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल अपनाया। तो हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी, जो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, सबका साथ। लेकिन क्या ये एक तरह का कंफ्यूजन नहीं था? हमारे स्रोत बताते हैं कि आलोचक कहते थे कि इस चक्कर में न हम पूरी तरह समाजवादी बन पाए, न ही पूंजीवादी। हम बीच में ही कहीं अटक गए। ये बहस तो आज तक चलती है, लेकिन उस समय के नेताओं के लिए ये एक व्यावहारिक रास्ता था। कृषि, व्यापार और छोटे उद्योग निजी हाथों में रहे। वहीं भारी उद्योग, रक्षा और रेलवे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को राज्य ने अपने हाथ में लिया। अब इस रास्ते पर चलने के लिए एक गाड़ी भी चाहिए थी, और वो गाड़ी थी योजना आयोग। सही। तो 1950 में योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन बना, जिसके अध्यक्ष सीधे प्रधानमंत्री होते थे। और यहीं से पंचवर्षीय योजनाओं का दौर शुरू हुआ, जो सोवियत संघ से प्रेरित एक विचार था। हर 5 साल के लिए एक बड़ा सा प्लान बनाया जाता था। हाँ, और इन योजनाओं ने अगले कई दशकों के लिए भारत की आर्थिक दिशा और दशा दोनों तय कर दी। चलिए पहली 2 योजनाओं पर नजर डालते हैं, क्योंकि सारी बहस की जड़ वही है। पहली पंचवर्षीय योजना मतलब 1951 से 56 तक, उसका मुख्य जोर कृषि पर था। बांध और सिंचाई में भारी निवेश किया गया। इसका मूल मंत्र था धीरज। हाँ, धीरज मतलब आराम से चलो, धीरे धीरे विकास की राह पर आगे बढ़ो। आने वाले सामान पर भारी टैक्स भी लगा दिया गया। ये तो बहुत बड़ा यू टर्न लगता है ना। पहली योजना में आप कह रहे हैं कि धीरज रखो, खेती पर ध्यान दो, और 5 साल बाद ही आप सब कुछ उद्योगों पर झोंक रहे हैं। क्या योजना बनाने वालों को यह अंदाजा नहीं था कि इससे गांव और किसान पीछे छूट जाएंगे?
ये एक तरह का जुआ नहीं था? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा दाव था और इस दाव के पीछे एक जीनियस का दिमाग था, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिन्हें हम पीसी महालनोबिस के नाम से जानते हैं। वो सिर्फ एक अर्थशास्त्री नहीं बल्कि एक भौतिक विज्ञानी और सांख्यिकीविद थे। उनका सपना था कि भारत को बैलगाड़ी के युग से सीधे औद्योगिक युग में लॉन्च कर दिया जाए। और यहीं से शुरू हुआ भारत के भविष्य को लेकर सबसे बड़ा टकराव, कृषि बनाम उद्योग। ये सिर्फ एक आर्थिक बहस नहीं थी, ये दो अलग-अलग सपनों की लड़ाई थी। बिल्कुल, एक तरफ गांधीवादी अर्थशास्त्री थे जैसे J.C. कुमारप्पा। उनका कहना था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, इसलिए विकास का मॉडल भी ग्रामीण होना चाहिए, जो छोटे छोटे उद्योगों पर आधारित हो। वहीं चौधरी चरण सिंह जैसे किसान नेताओं का साफ मानना था कि ये सारी योजनाएं कृषि और ग्रामीण भारत की कीमत पर शहरी और औद्योगिक तबके को फायदा पहुंचा रही हैं। उनका डर तो बाद में सही भी साबित हुआ, लेकिन ये बहस दिखाती है कि उस वक्त कितनी बेचैनी थी। क्या भारत अपनी ग्रामीण जड़ों से जुड़ा रहेगा या एक पश्चिमी देशों जैसी औद्योगिक शक्ति बनेगा? और इसी से जुड़ी एक और बड़ी बहस थी सार्वजनिक बनाम निजी क्षेत्र, यानी सरकारी कंपनियां बनाम प्राइवेट कंपनियां। महालनोबिस मॉडल में सरकारी कंपनियों को हीरो बना दिया गया। आलोचकों का मानना था कि सरकार ने निजी क्षेत्र के लिए पर्याप्त जगह ही नहीं छोड़ी और यहीं से उस चीज की नींव पड़ी जिसे बाद में लाइसेंस परमिट राज कहा गया। हाँ, ये लाइसेंस परमिट राज शब्द हम आज भी सुनते हैं। इसका असल में मतलब क्या था? सोचिए, आपको एक छोटी सी फैक्ट्री लगानी है तो आपको एक नहीं बल्कि दर्जनों सरकारी दफ्तरों से इजाजत लेनी पड़ेगी। बाहर से मशीन मंगवानी है, उसके लिए अलग परमिट, उत्पादन बढ़ाना है, उसके लिए भी लाइसेंस। आलोचकों का कहना था कि इस सिस्टम ने अफसरों को तो बहुत ताकतवर बना दिया और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, लेकिन देश की रफ्तार धीमी कर दी। तो एक तरफ बड़े बड़े प्लान बन रहे थे और दूसरी तरफ ये बड़ी बड़ी बहसें चल रही थीं। लेकिन इन सब का जमीन पर क्या असर हुआ? चलिए कुछ बड़े बदलावों की बात करते हैं। पहला बड़ा कदम था भूमि सुधार। आज़ादी के तुरंत बाद जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बनाए गए। इसका लक्ष्य बहुत नेक था, जमीन उन किसानों तक पहुंचाना जो असल में उस पर खेती करते थे, न कि उन जमींदार तक जो शहरों में बैठकर मलाई खाते थे। ये सामाजिक न्याय की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता था, मतलब हुआ नहीं। बहुत सीमित सफलता मिली। वजह, जमींदार बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने या तो कानूनों में लूप होल्स का फायदा उठाया, अपनी जमीन रिश्तेदारों के नाम कर दी, या फिर राजनीतिक दबाव बनाकर कानूनों को ठीक से लागू ही नहीं होने दिया। एक शानदार विचार जमीनी हकीकत से टकराकर बिखर गया। और फिर 1960 के दशक में वही हुआ जिसका डर था। देश में भयंकर खाद्य संकट आ गया। बिहार में अकाल जैसे हालात थे और हमें अमेरिका से घटिया किस्म का गेहूं आयात करना पड़ रहा था। यहीं से एक बहुत बड़ी कहानी शुरू होती है, हरित क्रांति। हाँ, इस संकट ने हमें अपनी कृषि नीति पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। सरकार ने अब एक नई, ज्यादा फोकस्ड रणनीति अपनाई। उसने उन इलाकों और उन किसानों पर ध्यान लगाया जिनके पास पहले से संसाधन थे, जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां सिंचाई की अच्छी सुविधा थी। तो सरकार ने इन किसानों को उच्च उपज वाली बीज यानी HYV सीड्स, खाद, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधाएं बहुत ही सस्ती दरों पर दी। बिल्कुल, और साथ में एक गारंटी भी दी कि उनकी उपज को एक तय कीमत पर खरीदा जाएगा, जिसे हम आज MSP कहते हैं। हाँ, उसी की शुरुआत थी। इसी पूरे मिशन को हरित क्रांति का नाम दिया गया। और इसके नतीजे तो हैरान करने वाले थे। बिल्कुल, खासकर गेहूं के उत्पादन में जैसे विस्फोट हो गया। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश देश के अन्न भंडार बन गए। भारत पहली बार खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि थी। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। और वो क्या था? इसका फायदा मुख्य रूप से बड़े किसानों और पहले से संपन्न इलाकों को मिला। गरीब किसान और असिंचित इलाके और पीछे छूट गए। अमीर और गरीब किसानों के बीच की खाई और चौड़ी हो गई। इसने एक तरफ क्षेत्रीय असंतुलन पैदा किया और दूसरी तरफ सामाजिक तनाव को भी जन्म दिया। तो हरित क्रांति ने देश को अनाज तो दिया, पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा किया। क्या विकास का यही मॉडल सही है, जहां फायदा कुछ चुनिंदा लोगों और इलाकों तक सिमट जाए? सही सवाल है। लेकिन मजे की बात यह है कि हमारे स्रोत बताते हैं कि इसी दौरान देश के एक दूसरे कोने में विकास का एक बिल्कुल अलग, ज्यादा बराबरी वाला मॉडल भी आकार ले रहा था। और ये क्रांति अनाज से नहीं, दूध से आई, श्वेत क्रांति। बिल्कुल, ये टॉप डाउन नहीं बल्कि बॉटम अप क्रांति थी। हरित क्रांति के शोर में इसकी कहानी अक्सर दब जाती है, लेकिन ये कम महत्वपूर्ण नहीं है।
गुजरात में वर्गीस कुरियन नाम के एक शख्स ने कोई बड़ा सरकारी प्लान नहीं बनाया। उन्होंने लाखों छोटे छोटे दूध उत्पादकों, जिनके पास बस 1 या 2 भैंसें थी, उन्हें एक सहकारी संस्था अमूल के जरिए जोड़ दिया। ये मॉडल सुनने में ही कितना अलग लगता है। सोचिए, एक गरीब महिला किसान अब देश की सबसे बड़े फूड कंपनियों में से एक की हिस्सेदार थी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, गांव से शहरों तक दूध पहुंचाने के लिए कोल्ड चेन बनाई गई, और सबसे जरूरी बात, पैसा सीधा किसानों की जेब में गया, बिचौलियों की नहीं। ये सिर्फ दूध का उत्पादन बढ़ाना नहीं था, ये आर्थिक आजादी का एक जबरदस्त और समावेशी मॉडल था। इसीलिए वर्गीस कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो एक तरफ हरित क्रांति और दूसरी तरफ श्वेत क्रांति, इन दोनों ने मिलकर भारत के ग्रामीण भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए वापस राजनीति पर आते हैं। समय के साथ योजना की राजनीति भी तो बदली होगी। जरूर बदली। 60 के दशक के मध्य के बाद भारत की राजनीति में बड़े बदलाव आए। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद राज्य की भूमिका और भी ज्यादा आक्रामक हो गई। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसी दौर में 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, और सरकारी योजनाओं का झुकाव समाज के गरीब तबकों की ओर ज्यादा हो गया। और ये यात्रा चलती रही, पंचवर्षीय योजनाएं बनती रहीं, हर योजना के लक्ष्य बदलते रहे, कभी गरीबी उन्मूलन, कभी आत्मनिर्भरता, और फिर एक दिन ये पूरा सिस्टम ही बदल गया। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। हाँ, और उसकी जगह नीति आयोग, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ने ले ली। ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था, ये भारत में विकास योजना के दृष्टिकोण में एक बड़े बदलाव का संकेत था। जहां योजना आयोग दिल्ली में बैठकर पूरे देश के लिए एक ही प्लान बनाने वाली टॉप डाउन संस्था थी, वहीं नीति आयोग को एक थिंक टैंक के रूप में लाया गया जो राज्यों को सलाह देता है। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें तो इसका क्या मतलब है? हमने देखा कि कैसे आजादी के बाद भारत ने बड़े सपनों के साथ योजना का रास्ता अपनाया। हमने कृषि और उद्योग के बीच की उस जबरदस्त बहस को समझा और हरित क्रांति जैसी बड़ी सफलताओं के साथ-साथ बढ़ती असमानता जैसी चुनौतियों को भी देखा। और ये सभी फैसले और बहसें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। राज्य की भूमिका क्या होनी चाहिए? कृषि का संकट आज भी एक बड़ा मुद्दा है। क्षेत्रीय असमानता आज भी भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था के केंद्र में है। उन शुरुआती वर्षों में जो नींव रखी गई थी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, आज का भारत उसी पर खड़ा है। उन फैसलों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। बिल्कुल सही। तो आज की इस पूरी चर्चा से एक आखिरी विचार जो श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है, वो क्या होगा? शुरुआती योजनाकारों का मानना था कि एक मजबूत सरकार ही आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय दोनों को एक साथ साध सकती है। आज की दुनिया में अक्सर बाजार को ज्यादा आज़ादी देने और सरकारी हस्तक्षेप को कम करने की बात होती है। ऐसे में ये सोचना दिलचस्प है कि भारत के योजनाबद्ध विकास के उन शुरुआती प्रयोगों से आज के ग्लोबलाइज्ड भारत के लिए क्या सबक सीखे जा सकते हैं। क्या विकास और बराबरी एक साथ चल सकते हैं, या ये हमेशा एक मुश्किल समझौता ही रहेगा?